बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हुआ, कामयाबी से मरहला मुकम्मल हुआ। 17 अजला में इंतखाबात कराए गए। यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि ज़्यादा जो नशस्तें थी वो जमीयत उलमा इस्लाम ने जीती। उसके बाद दूसरी पोजीशन पर तहरीक इंसाफ आई। लेकिन बहरहाल ये एक ऐसा मामला है कि पहली बार हम देख रहे हैं कि बराह रास्त इंतखाब का मामला हुआ है, यानी तहसील चेयरमैन, मेयर या नाजिम के हवाले से। यकीनी तौर पर यह वज़ीर आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एक बोल्ड फैसला था, एक बहादुराना फैसला था, और तहरीक इंसाफ की हुकूमत की एक कमिटमेंट और वो अज़्म के इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल किया जाएगा। इन बल्दियाती इंतखाबात में जो कि इसका पहला मरहला था, इसके नतीजे में तहरीक इंसाफ को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, उसके नतीजे में वज़ीर आज़म इमरान खान, जो कि पार्टी के खुद चेयरमैन भी हैं, उन्होंने अपनी जो पुरानी तंजीम थी उसको तहलील किया और एक नई तंजीम उन्होंने बनाई है। उस तंजीम में चूँकि टिकट्स के हवाले से काफ़ी शिकायत आई थी, उसमें बात हो रही थी कि कुछ रिश्तेदारों को टिकट्स दिए गए हैं, मेरिट की खिलाफ वर्जी की गई है, अकरबा परवरी हुई है। इस पर वज़ीर आज़म काफ़ी गैर मुतमईन नज़र आए। उन्होंने सूबाई क़यादत से भी मुलाकातें की और उन्होंने कुछ अहम फ़ैसले किए। उन फ़ैसलों के नतीजे में उन्होंने एक नई तंजीम बनाई। असद उमर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया, परवेज़ खटक को खैबर पख्तूनख्वा का सदर बनाया गया, इसके साथ साथ कासिम सूरी को बलूचिस्तान का सदर बनाया गया है और आमिर कियानी को एडिशनल सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। इसके साथ साथ अली जैदी को सिंध का सदर बनाया गया है और खुसरो बख्तियार को जनूबी पंजाब के मामलात हवाले कर दिए गए हैं। शफकत महमूद पंजाब के सदर बन चुके हैं। लिहाजा ये तमाम रहनुमा अब जो बल्दियाती इंतखाबात का आने वाला मरहला है उसमें ज़ाहिर है कि वो कोशिश करेंगे, और जैसे कि पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इन सब लोगों को जो टास्क दिया है, देखते हैं कि वो इस टास्क में किस हद तक कामयाब होते हैं। लेकिन जो अहम बात है वो यही है कि जो निचली सतह तक इख्तियारात देने का जो मामला है, उसमें जो मौजूदा हुकूमत है उसने अपनी कमिटमेंट को पूरा किया है। ये एक अहम सवाल है कि इसमें चैलेंजेस क्या हो सकते हैं और ये जो निज़ाम है ये कितना इफ़ेक्टिव है। इन तमाम मामलात पर आज हम अपने प्रोग्राम के इस पहले मरहले में बात करेंगे, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त टेलीफोन लाइन पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ मोहम्मद अली सैफ। आपको खुशामदीद कहते हैं, और इस निज़ाम को जब हम इसका एनालिसिस करेंगे तो हमें उस पर ज्वाइन कर रही हैं पिल डैट की जॉइंट डायरेक्टर मोहतरमा आसिया रियाज़। आसिया रियाज़ साहिबा, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं इस गुफ्तगू में। बैरिस्टर सैफ साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे। ये एक पहला मरहला मुकम्मल हुआ, नई तंजीमें नौ की गई है पार्टी की। आप समझते हैं कि इससे बेहतरी आएगी और परफॉर्मेंस बेहतर होगी? जी बिल्कुल, जहाँ तक बल्दियाती इंतखाबात का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि जमहूरियत की तरफ एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। खास तौर पर बल्दियाती इंतखाबात का ये जो एक डायमेंशन है कि बराह रास्त तहसील मेयर का तहसील का जो मेयर होता है वो, और उसके अलावा सिटी मेयर्स के जो इंतखाबात हैं, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान में पहली बार इस बड़े पैमाने पर आवाम को हक़ राय दही इस्तेमाल करने का मौका मिल रहा है, और बराह रास्त इन आला अहदेदारों का इंतखाब जमहूरियत के लिए एक सॉलिड स्टेप है। और जहाँ तक ताल्लुक है बाकी जो आपने पार्टी के हवाले से बताई, बिल्कुल वो तो पार्टी का जो इलेक्शंस में थोड़ा सा एक एतराज़ात उठे कि बाज़ लोगों ने टिकट के लोकेशन में अपनी अक़रबा परवरी का मुज़ाहरा किया है, या इंतखाबी अमल में सही तरीके से, भरपूर तरीके से अपना रोल प्ले नहीं किया फ़ाल तरीके से, तो उस पर ये इक़दाम किया गया। और मुझे यकीन है कि इससे यकीनन जो है वो तहरीक इंसाफ के मामलात में बेहतरी आएगी। ठीक है बैरिस्टर साहब, आप हमारे साथ रहिए। आसिया रियाज साहिबा, आप फरमाइएगा कि ये कितना बड़ा फैसला था जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने या तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किया है, क्योंकि हम देखते रहते हैं कि हुकूमतें आती हैं, वो कहती तो हैं कि निचली सतह तक इख्तियारात हमने पहुंचाने हैं, मुंतकिल करने हैं, लेकिन उस पर अमल उस तरह से नहीं होता। आपके कमेंट प्लीज़। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल आपने भी उसकी तरफ इशारा किया। ऑलरेडी हमारे नज़दीक तो पिलडाट की नज़र में तो ये हम इसको एक गेम चेंजर और रेवोल्यूशनरी स्टेप करार दे चुके हैं। अभी से नहीं, अब तो चलिए वो इलेक्शन हो भी गए, लेकिन ये कि जब से ये दोनों लॉज आए थे केपी और पंजाब का,
जिसमें डायरेक्ट इलेक्शन जो था मेयर का उसकी वो दी हुई थी। दिस वाज द ओनली ऑप्शन जो आप के डायरेक्ट इलेक्शन से होंगे तो आवाम के वोट से मुंतखब होंगे तो उनके पास एक पावर होगी, जो कि हमें अभी तक आपने देखा है हमारे मुल्क में जनरली लिप सर्विस के बियॉन्ड लोकल गवर्नेंस के ऊपर या लोकल गवर्नमेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ। सो उनका एक आइडिया प्राइम मिनिस्टर का उनकी पार्टी के मंशूर के मुताबिक फिर वो उसको लेके भी आगे चले, हालांकि उनकी अपनी सियासी जमात में भी और उनकी अपनी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उसके अंदर भी रिलक्टेंस होगी, बिकॉज ऑब्वियसली आप एक पावर जो है एक डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर होगा वो ऑलमोस्ट जो शायद चीफ मिनिस्टर जितने इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन उससे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, तो वो जो पावर वो ड्राइव करेंगे वो फिर जो सूबाई हुकूमतें हैं उनको वो इख्तियारात भी उनको देने पड़ेंगे, जिस तरीके से पंजाब में पहले डिसमिस हुई थी लोकल गवर्नमेंट इसी पार्टी के दौर में। तो वो शायद अब जो डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे मेयर, उनको इस तरह इतने आसानी से डिसमिस करना आसान नहीं होगा। सो इट्स अ वेरी गुड स्टेप, बहुत अच्छी चीज़ है, और ये है कि ये चले और इसकी मजीद स्ट्रेंथन हो लोकल गवर्नमेंट का हमारा सिस्टम, बिकॉज हमारे सूबों के साइजेस इतने बड़े हैं कि जब तक हमारी इफेक्टिव लोकल गवर्नेंस नहीं होगी हमारे गवर्नेंस के मसाइल हल नहीं होंगे। ये आसिया रियाज साहिबा, एक तो निचली सतह से भी एक लीडरशिप ऊपर आएगी, और फिर चूंकि बराह रास्त जी इंतखाब हो रहा है तो एक कॉन्फिडेंस भी उनको मिल रहा है। फिर ज़ाहिर है हमें मकामी हुकूमतों की ज़रूरत तो है, जैसे आप खुद फरमा रही हैं कि अब पंजाब इतना बड़ा सूबा है, फिर इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हर बंदा ज़ाहिर है किसी सूबे के हेडक्वार्टर में भी नहीं रहता। जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सो आई मीन ये इस पे तो हम बिल्कुल कोई दो राय नहीं हो सकती कि इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट्स तो हमें चाहिए, वो जो फाइनेंशियली भी उनके पास इंडिपेंडेंस हो और काम करने की भी उनके पास उनके जो वसाइल भी हों और वो वसाइल जनरेट भी कर सकें और वो फिर अकाउंटेबल भी हों। लेकिन वी सीन, हमने भी पहले देखा है कि ये पहले भी जो इलेक्शन हुए वो इलेक्शन भी सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुए, पिछली बार भी जब हुए, अब भी आपको पता है कि टर्म तो हर गवर्नमेंट ने अपनी लोकल गवर्नमेंट में पूरी नहीं की, पंजाब में वो डिसमिस हो गई। सो एक एक नेचुरल सा एक स्ट्रेस रहता है बिटवीन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एंड लोकल गवर्नमेंट्स। वो उनको ज़्यादा पावरफुल नहीं होने देना चाहती, ना ब्यूरोक्रेसी उनको ज़्यादा पावरफुल होने देना चाहती है, ना इलेक्टेड लीडरशिप बहुत उनको पावरफुल देखना चाहती है। सो इट्स अ ह्यूज थिंग। हमें जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि ये अगर हमने जो अपनी गवर्नेंस को इम्प्रूव करना है तो बजाय उसके बगैर कि हमारी एक इफेक्टिव लोकल टीयर हो, निचली सतह हो, उसके बगैर मुमकिन नहीं होगा। ठीक है बैरिस्टर साहब, ये थोड़ा सा ये जो इसमें इंतखाबात तो हो गए, लेकिन रूल ऑफ बिज़नेस की जब बात आई है तो उसमें कुछ सिलसिले ऐसे आए हैं कि कुछ ज़ाहिर है जो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके तहत होंगे, असिस्टेंट कमिश्नर्स मामलात को देख रहे होंगे। ये इस पर जो खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन है वो यकीनन सवालात उठा रही है, तो आप क्या समझते हैं कि ये कोई इख्तियारात कम करने का मामला तो नहीं है, ये सिर्फ या उनको अभी तक इसकी जो वर्किंग है उसका अंदाज़ा नहीं है, शायद इस वजह से ये तनकीद हो रही है? मेरे ख्याल में ज्यादातर तनकीद जो है वो अंदाजा होने के बावजूद सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए की जाती है, क्योंकि अपोजिशन को अपने आप को सियासी तौर पे जिंदा भी रखना है और उनका इसके अलावा और कोई उनके पास ऑप्शन ही नहीं होता कि वो हुकूमत की हर अच्छी बुरी बात को मोरद इल्ज़ाम ठहराकर अपनी सियासी दुकान चमकाएं। मेरे ख्याल में ये कुछ दिनों से जो मीडिया में बातें आ रही हैं कि बल्दियाती निज़ाम को में इख्तियारात को कम करने के लिए और मुंतखब नुमाइंदों को नुकेल डालने के लिए कुछ इस तरह की कानून साजी की जा रही है, ये बिल्कुल गलत बात है। इसकी मैं ऑफिशियली भी तरदीद कर चुका हूँ और इसकी वजाहत से मैंने तमाम बैकग्राउंड को बहुत ही तफसील से मीडिया के सामने पेश भी किया है। मैं इसके बारे में कैटेगोरिकली एक बात कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी कोई तजवीज़ ना ज़ेर गौर है और ना ऐसी कोई तजवीज़ का कोई मंसूबा है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि मुंतखब नुमाइंदों को तमाम इख्तियारात होंगे, पॉलिसी मैटर्स में वो आज़ाद होंगे, इसमें जहाँ तक ताल्लुक है उनके फैसला साजी का, नए मंसूबों को लॉन्च करने का, उनकी मंजूरी देने का, वो सब कुछ उन्हीं के इख्तियार में होगा और वो जो कुछ करना चाहें वो अपने दायरे कार के अंदर जो है वो ये तमाम फैसले कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो
اسسٹنٹ کمشنرز کی یا TMOs کی بات آ رہی ہے وہ ایک کچھ عرصہ پہلے بلدیاتی انتخابات سے بھی کچھ مہینے پہلے ایک تجویز صرف رولز آف بزنس کی حد تک ترمیم تھی جو کہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوئی. وہ زیر غور تھی اور اس کو لا منسٹری نے لا ڈپارٹمنٹ نے خیبر پختونخوا کی جو وزارت قانون ہے انہوں نے اس کو اپروو کیا ہے, ویٹ کیا ہے اور اس کے بعد اس پر کافی بات چیت بھی ہوئی ہے. اور وہ میرے خیال میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں, وہ سب کے نوٹس میں ہے اور اس میں صرف بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جو ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ آفیسر ہوتا ہے, جو ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسمنٹ کرتا ہے حکومتی فنڈز کی اور ان کا جو اکاؤنٹ اور آڈٹ کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ سرکاری افسران کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. لیکن یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ جو اس میں کوئی نئی انوویشن کی گئی ہے. میرے خیال میں سرکاری امور کو چلانے والے سب لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ منتخب نمائندے فیصلہ سازی کرتے ہیں, پلانز اور پروجیکٹس پہ کام کرتے ہیں, اپروولز دیتے ہیں, اسٹریٹجی بناتے ہیں, لیکن جو نٹی گریٹی قسم کے معاملات ہوتے ہیں, دفتری معاملات ہوتے ہیں, اکاؤنٹس اور حساب کتاب کے معاملات, سرکاری خزانے سے پیسے نکلوانے کے لیے چیک لکھنا اور وہ رقوم جو ہے وہ خزانے سے ان پروجیکٹس کی طرف ٹرانسفر کرنا, یہ ہمیشہ سرکاری اہلکاروں کا کام ہوتا ہے. اور میں خود محکمہ اطلاعات کو دیکھ رہا ہوں, تمام فیصلے میں ہی کرتا ہوں بطور وزیر, میرے پاس یہ اختیارات ہیں, لیکن میرا چیک جو ہے محکمے کا وہ میں نہیں سائن کرتا, وہ میرا سیکٹری ہی سائن کرتا ہے. بینک اکاؤنٹ کو جو جس میں محکمے کے فنڈ پڑے ہوتے ہیں وہ بھی سیکٹری ہی کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. تو اس بات کو ایک خواہ میں جو ہے ایک کنٹروورشل بنا کر پیش کیا گیا ہے. صرف اتنا سا فیکٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ منتخب نمائندے تو ایک مخصوص مدت کے لیے آتے ہیں اور اپنے اختیارات استعمال کرتے ہیں, جبکہ سرکاری اہلکار چونکہ سرکاری ملازمین ہوتے ہیں اس لیے سرکاری قواعد و ضوابط کے تحت کام کرتے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ فنڈز میں کوئی مالی بے ضابطگی ہوتی ہے, کوئی خرد برد ہوتی ہے, کوئی اور مس اپروپریشن کا کوئی الزام سامنے آتا ہے, تو اس کو فیس کرنے کے لیے پھر سرکاری اہلکار ہی ہوتے ہیں اور وہی ذمہ دار ہوتے ہیں, انہی کا احتساب کیا جاتا ہے اور قانونی طور پر انہی کو تمام وضاحت دینی پڑتی ہے. تو اس وجہ سے ان کا جو ہے وہ ایشو اس کو میڈیا میں اٹھا کر ہائی لائٹ کیا گیا اور پھر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی شاید کوئی نئی منصوبہ بندی کے تحت اور حکمت عملی کے تحت منتخب نمائندوں کے اختیارات کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس کو میں مکمل طور پہ اس کی تردید کرتا ہوں اور اس سلسلے میں انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہم مزید وضاحت کے ساتھ بھی تمام تفصیلات وہ میڈیا کے سامنے پیش کریں گے اور عوام کے نوٹس میں لے کر. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ. بیرسٹر محمد علی سیف صاحب, معاون خصوصی برائے اطلاعات خیبر پختونخوا, ہم سے بات کر رہے تھے. یہی سے پوچھنا تھا. ہم دوبارہ آسیہ ریاض صاحبہ آپ کی طرف آئیں گے. آسیہ ریاض صاحبہ, ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے بھی بلدیاتی نظام رہے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ ان بلدیاتی نظام کے راستوں میں رکاوٹیں بڑھی رہی ہیں. اس میں ایک تو اختیارات کا کبھی مسئلہ رہا ہے, پھر ہم نے دیکھا ہے کہ صوبائی حکومت بھی کسی نہ کسی طرح روڑے اٹکاتی تھی, اور وہ چونکہ وہی اختیارات کے مسائل. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو دو قوانین ہیں اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر اور پنجاب کے اندر, آپ لوگوں نے اس کو بڑی توجہ سے دیکھا ہوگا, یہ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ ہوگا اور اس طرح کے کوئی مسائل نہیں رہیں گے؟ دیکھیے, اب یہ تو دیکھنے کی بات ہے. جو صحیح کہتے ہیں پروف آف دا پڈنگ از ان ایٹنگ اٹ. اسپیشلی آپ دیکھیے پنجاب کا جو اس وقت پروونشل جو ہمارا پولیٹیکل بریک اپ ہے پنجاب اسمبلی کا, یا جو ابھی کے پی میں ہم نے پہلے جو راؤنڈ کے الیکشن ہوئے ہیں اس میں جو رزلٹ آیا ہے, جو اس کا یہ کتنا روبسٹ ہے نظام اور یہ کتنا ایکٹیولی اور افیکٹولی ان کو کنٹرول دے دے الیکٹڈ لوکل گورنمنٹس کو, یہ تو تب پتہ چلے گا جس وقت اپوزیشن لیڈ کرے گی کی سٹیز کے اندر جہاں پہ میئر ان کے ہوں گے, ان کو ایک پروونشل گورنمنٹ جو کہ ایک دوسری سیاسی جماعت سے جس کا ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ کا دوسری سیاسی جماعت سے تعلق ہے, اور ایک بہت ہی ایک آپ کے بہت سارے ووٹ کے ساتھ ایک آپ کے لاہور کے فار انسٹنس میئر منتخب ہوتے ہیں, تو وہ ان کو وہ جو ماڈل ہمیں دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ یو کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے تو گورنمنٹ کنزرویٹیوز کی ہے, لیکن جو کیپٹل ہے اس کے اندر جو میئر ہیں وہ لیبر کے ہیں, تو وہ ان کو وہ ایک فنکشنل ریلیشن شپ اور اس وقت گورنمنٹ کتنا الاؤ کرے گی ان کو, وہ اس وقت اس کی افیکٹونیس کا پتہ ہوگا. لیکن ایز فار ایز لا گوز, وہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ وہ پہلے سے دونوں لاز بہتر ہیں. ابھی آپ بیرسٹر صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ ابھی بھی جو ہمارے
सारी ब्यूरोक्रेसी है उसके बहुत इख्तियार हैं। तो आप अगर लॉ को देखें तो दोनों लॉज में अभी भी ये है कि जो सेक्रेटरी हैं लोकल गवर्नमेंट के वो सस्पेंड कर सकते हैं इलेक्टेड मेयर को, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद चीफ मिनिस्टर भी उसके ऊपर फैसला कर सकते हैं। सो लॉज में अभी भी मसाइल हैं, ये नहीं है कि ये दीज आर द बेस्ट लॉज जो होते हैं, लेकिन ये दीज आर जो इसमें जो बेहतरी की शक्ल है वो ये है कि चूंकि डायरेक्टली इलेक्टेड हो जाएंगे मेयर और चेयरपर्सन वगैरह, वो उनको शायद इतनी आसानी से, जैसे आपने कहा रोड़े अटकाए जाएंगे या डिसमिस कर दिया जाएगा, ये शायद इतना आसान नहीं होगा। लेकिन हाउ इट प्लेज आउट प्रैक्टिकली, ये तो अब जब दूसरे मरहले के भी इलेक्शन हो जाएंगे, केपी में, पंजाब में हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर वो वेयर द चिप्स फॉल, उसके बाद पता चलेगा कि कितना डेमोक्रेटिकली अलाउ होगा उन लोगों को भी जो ऑपोजिशन से इलेक्ट होंगे। लेकिन आसिया साहिबा, आपके लिए ये बात काबिल इत्मीनान है कि ये जो सूबाई हुकूमत 30% बजट बल्दियाती इदारों को देगी, ये बात आपके लिए काबिल इत्मीनान है? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। ये वो फाइनेंशियल कमिटमेंट है जो हमने कभी किसी लॉ में लोकल गवर्नमेंट के पहले नहीं देखी। और केपी का तो इनफैक्ट जो पिछले टर्म में लोकल गवर्नमेंट्स थी उनके बारे में तो ये कहा भी जाता था कि वो कितने % ऑफ द जीडीपी उन्होंने ग्रेजुअली अपना जो था वो स्पेंड करना शुरू कर दिया, वो इंक्रीज हो गया। फिर आपने जो पहले कहा कि बहुत सारे नए लोग, नए चेहरे आ गए जो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बन गए। फिर अब बल्कि आपने 2018 के इलेक्शन में देखा होगा कि वो जो नए चेहरे आए, वो कई नए चेहरे फिर उसके बाद प्रोविंशियल असेंबलीज में भी आए। सो हमारे मुल्क में चूंकि कोई और अब स्टूडेंट्स यूनियन भी नहीं है, लोकल गवर्नमेंट्स भी नहीं अच्छे तरीके से अक्सर से काम कर रही थी, तो अब ये एक नया खून या एक नई हमें अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी कि हमारी लीडरशिप भी जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो उसका डिसीजन मेकिंग का पार्ट बने। हम वेर अ वेरी यंग कंट्री, आपको मालूम ही है, और हमारा जो वोट लोग देते हैं यंग लोग, वो उसका तनासुब बहुत कम है हमारे एवरेज वोटिंग उससे। तो ये भी है ना कि ये जब आप नई एवेन्यूज देंगे यंग लोगों को और जगह होंगी जहां पे उन्होंने इलेक्ट होना है, तो वो एक उस प्रोसेस में भी उनका एतमाद बढ़ेगा। अच्छा, ये कराची का जो मामला है आसिया रियाज साहिबा, हमने देखा है कि एक अरसे से वहाँ पर भी ज़ाहिर है एक बाइख्तियार निज़ाम नहीं है। मतलब सिंध की हम बात कर रहे हैं, सिंध का बल्दियाती कानून तो अब आ गया है, निज़ाम आ गया है, लेकिन जी कराची में भी हमने देखा कि जो अपोजिशन जमातें हैं, यानी एमक्यूएम के वहाँ पर मेयर रहे, वो भी हमेशा गिला करते रहे कि यहाँ पे एक इफ़ेक्टिव किस्म का बल्दियाती निज़ाम नहीं रहा एक अरसे से, जिसकी वजह से कराची सफ़र कर रहा है। जी, आप ये सिर्फ कराची या सिंध की इशू नहीं है जी, ये जो हमारी वीक लोकल गवर्नमेंट्स या उनका लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, वो बलूचिस्तान और सिंध दोनों में यही सूरत हाल है। इसीलिए जब हमने बात शुरू की थी तो इसीलिए पीटीआई को, जहाँ पे वो काबिल तारीफ बात है वो ये है कि जो उनका विजन था प्राइम मिनिस्टर का, उनकी पार्टी का, वो उन्होंने पार्टली के पंजाब के इलेक्शन होंगे। वो हमारा एक मसला है जी कि हमने हमारी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल उसके ऊपर कोई राय नहीं है या कोई प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ कि किस तरह की लोकल गवर्नमेंट्स होनी चाहिए। इस वक्त चूंकि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो जो सूबाई हुकूमत और सूबाई असम्बली जैसे चाहती है वैसे का लॉ ले आती है। सो जब तक कोई एक, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं है कि इतना होगा या इस तरह होगा या उसमें ये कुछ होगा या खवातीन की क्या नुमाइंदगी होगी या वो किन किन क्या इख्तियारात उनके पास होंगे, शॉर्ट ऑफ दैट मुझे नहीं लगता कि ये सारे प्रोविंसेस एक ही तरह की हुकूमत या एक ही तरह का सिस्टम ला सकेंगे। हाँ, ये बहुत इफेक्टिवली चलेंगी तो शायद एक कंपैरेटिव एनालिसिस होगा, सिटीजन्स करेंगे, फिर शायद चीज़ें इम्प्रूव हो जाएं। लेकिन इंडिया में जहाँ पे उनकी लोकल गवर्नमेंट्स बहुत इफेक्टिवली बहुत अरसे से काम कर रही हैं, उनके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है लोकल गवर्नमेंट्स को, और बड़ी डिटेल्ड वो है कि वो इस तरह की होंगी, उसमें इतनी खवातीन होंगी, इस लेवल पे होगी। वो उस तरह की कमिटमेंट हमें कॉन्स्टिट्यूशनली चाहिए होगी कि हम चाहें कि कोई एक तरह का या सिमिलर सिस्टम हमारा पूरे मुल्क में चारों सूबों के अंदर आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आसिया रियाज साहब, पिलडैट की जॉइंट डायरेक्टर, हमें तफसील से बता रही थी और अपना तजिया पेश कर रही थी कि जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर
बल्दियाती निज़ाम है, ये एक बड़ा फ़ैसला था जो मौजूदा हुकूमत ने किया है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने किया है। और इस पर अमल दरामद मुकम्मल उसी वक्त होगा जब दूसरा मरहला भी हो जाएगा। ये कितना इफ़ेक्टिव होगा ये बाद में ही पता चलेगा, लेकिन बहरहाल जो तहरीक इंसाफ की एक कमिटमेंट थी आवाम के साथ बल्दियाती निज़ाम के हवाले से, इख्तियारात को निचली सतह तक पहुँचाने के हवाले से, वो कमिटमेंट वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनकी हुकूमत ने पूरी की है। एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। भारत अपने मुल्क में अपनी अक़लियतों के साथ जो कुछ कर रहा है, अब पूरी दुनिया ये तस्लीम कर रही है कि भारत ने इंतहा पसंद जो हिंदू हैं वो मुतहर्रिक हैं और हुकूमत मुकम्मल तौर पर खामोश है। अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बड़ा मजबूत आर्टिकल लिखा है जिसमें कहा गया है कि अब ईसाइयों के जो चर्चेज़ हैं उस पर भी हमले हो रहे हैं। इसके साथ साथ उनको अपने चर्चेज़ में जाने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। ईसाइयों पर हमले हो रहे हैं, उनके चर्च पर भी हमले हो रहे हैं, उनके लिटरेचर को जलाया जा रहा है और इसके साथ साथ वहाँ के जो ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वो हिंदू मज़हब इख्तियार करें। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है वो तो साल से ये सिलसिला जारी है। अब 2 रोज़ के दौरान वहाँ पर मज़ीद 6 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया है। भारत के हवाले से जो इंसानी हुकूक की एक तंजीम है ह्यूमन राइट्स वॉच, उन्होंने पहले ही ये कह रखा है कि जो हुकूमत की पॉलिसी हैं, जो बीजेपी की जो हिंदुत्व नज़रियात और जो आरएसएस का नज़रिया है, हुकूमत की जो पॉलिसियां हैं वो बराह रास्त उनको मदद दे रही हैं। जो भारत में इंतहा पसंद हिंदू हैं, हुकूमत की पॉलिसियां और उनके इक़दामात उनको बराह रास्त मदद दे रहे हैं और जो कुछ भारत के अंदर हो रहा है इस पर हुकूमत की खामोशी, ये एक तशवीशनाक बात है। ये अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है। इसके साथ साथ दुनिया भर में अब भारत के ख़िलाफ़ जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ भारत में हो रही हैं और वहाँ के इंतहा पसंद भारत में कर रहे हैं, अक़लियतों के ख़िलाफ़ जो इक़दामात कर रहे हैं उस पर अब सवालात उठने लगे हैं। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में आज ज्वाइन किया है माहिर उमूर कश्मीर जनाब इरशाद महमूद साहब ने। इरशाद साहब आपको खुशामदीद कहते हैं और हमें ज्वाइन करेंगे स्काइप पर साबिक़ सफ़ीर शाहिद कियानी। शाहिद कियानी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ इरशाद साहब आपसे करेंगे। ये सारी सूरत हाल आपके सामने है, इस वक्त जो कुछ हो रहा है भारत में, ऐसा लग रहा है कि भारत की जो हुकूमत है वो लग रहा है कि बल्कि साबित हो गया है कि भारत की हुकूमत इसके पीछे है और बीजेपी का जो नज़रिया है और वो हिंदुत्व का जो नज़रिया है वही सब कुछ कर रहा है। देखिए, अभी एक इंडिया ने पिछले 2014 से जब से बीजेपी आई है एक कंसर्टेड किस्म के एफर्ट किए और अब जो है जैसे न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे, ये बताने के लिए काफ़ी है कि एक मुकम्मल तौर पे हिंदू राष्ट्रीय के नाम से एक मुल्क दुनिया में वजूद पा चुका है। अब खुद राहुल गांधी इसको कहते हैं ये हिंदुस्तान नहीं है, लिंचिस्तान है। इसमें जिस तरह के मैं खुद न्यूयॉर्क टाइम की ये सारी रिपोर्ट पढ़ी, इससे आपको अंदाज़ा होता है कि कितना इनटॉलरेंट वहाँ लोगों के लिए रहना कितना मुश्किल हो गया। बहुत सारे मैंने ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स में देखा है जो ये कहते हैं कि मुसलमानों का और क्रिश्चियंस का जो मुस्तकबिल है वो रोहिंग्या मुसलमानों जैसा है, यानी वो आहिस्ता आहिस्ता इनको एलिमिनेट करने की तरफ जा रहे हैं। अभी आप देखें उन्होंने क्या कर दिया, इनके लिए जितनी सोशल स्पेस थी वो ख़त्म कर दी। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, अभी एक एमनेस्टी इंटरनेशनल के एक साबिक चीफ थे, उन्होंने एक किताब लिखी है इंडिया के बारे में, आर हिंदू राष्ट्रीय। हैं उसमें वो कहते हैं कि जी 1200 मेंबर प्रोविंशियल असम्बलीज, हम तो प्रोविंशियल कहते हैं वो स्टेट असम्बली कहते हैं पूरे हिंदुस्तान में, जिनमें सिर्फ 15 मुसलमान हैं। 28 रियासतें जिनमें से एक भी मुसलमान चीफ मिनिस्टर नहीं है। एक कश्मीर में चीफ मिनिस्टर मुसलमान होता था, वहाँ भी पिछले 2.5 साल से गवर्नर राज लगा के रखा हुआ। इससे आप अंदाज़ा करें बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिनमें मुसलमानों को इम्प्लाई ही नहीं किया जाता। मतलब ख़ास तौर पे कहा जाता है कि राह की हिस्ट्री में आज तक कभी कोई मुसलमान उसका मेंबर नहीं बन सका या उसमें कोई नौकरी नहीं हासिल, मुलाजमत नहीं हासिल कर सका। तो हिंदुस्तान के अंदर अब बहुत, यानी जो इस बात का लिबादा सा था या दुनिया को ये ख्याल था कि जमहूरी मुल्क है, ये सेकुलर मुल्क है, उसका जो इमेज था एक्चुअली अभी तक उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वही है जो नेहरू ने बनाया था या शुरू में बन गया था, लेकिन वो प्रैक्टिकली एक हिंदू राष्ट्रीय की शक्ल में हिंदुस्तान जो है वो उसके उभर चुका है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता पहले तो अब मुसलमानों का रोना रोते थे,
مجھے پہلی بار اتنی کمپریہنسو اتنی مؤثر قسم کی کوئی رپورٹ نیو یارک ٹائم میں ہندوستان کے بارے میں نظر آئی. صرف کوئی 3 کروڑ کے قریب عیسائی ہیں ہندوستان میں، اور ان 3 کروڑ لوگوں کی زندگی آپ نے تصویریں بھی دیکھی ہوں گی، آپ نے ادھر ویڈیو بھی دیکھے ہوں گے کس طریقے سے جرن بن رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایک لبادہ ہندوستان نے اوڑھا ہوا تھا جمہوریت کا اور سیکولرزم کا، وہ آہستہ آہستہ اترتا جا رہا ہے. کیانی صاحب آپ فرمائیے گا، یہ نیو یارک ٹائمز نے جو لکھا ہے کہ اب ظاہر ہے مسلمانوں کا تو قتل عام وہاں ہو رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی مجبور کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ تو مجبور ہیں کہ وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے اپنے آپ کو ہندو ظاہر کریں. یہ کتنی تشویشناک صورتحال اب بھارت میں ہو چکی ہے. یہ ابھی آپ نے جب بات چیت شروع کی تھی، یاد ہے کہ آپ نے ابھی کہا تھا کہ کشمیریوں کے پر جو ظلم کر رہے ہیں وہ یہ تو 30-40 سال ہو گئے ہیں، لیکن کوئی دیکھیں نا اخباروں میں لکھنا تو نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ اور بہت سارے اخبار ہیں، برٹش اخبار انڈیپینڈنٹ ہے، یہ عرصہ دراز سے اٹینشن مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، حکومتوں کو کہہ رہے ہیں جو ان کی حکومتیں ہیں یونائیٹڈ کنگڈم میں بھی، آسٹریلیا، یو کے، سب جگہ پر، یو ایس میں بھی، کہ جناب یہاں پر ظلم ہو رہا ہے، مار رہے ہیں ان کو. دیکھنا سب آپ کو 10 لاکھ فوج ہندوستان کی کشمیر مقبوضہ کشمیر میں ہے، مار رہے ہیں ان لوگوں کو. اب وہ ایک انڈیجنس ہے وہاں پر، ہمارے پہ الزام لگاتے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہاں کے لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے مقبوضہ کشمیر کے، تو ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، روز مار رہے ہیں. اب تو یہ خبر ہی نہیں بنتی، میں بتا رہا ہوں. لیکن وہ جو حکومتیں ہیں ان کو معاشی جو اکنامک ریزنز ہیں اور سیاسی ریزنز بھی ہیں چائنا کی وجہ سے، وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں. اخباروں میں آنے سے میں سمجھتا ہوں کہ کیا فرق پڑا ہے؟ کیا حکومتیں جاگ گئی ہیں اس بارے میں؟ نہیں، وہ پتہ ہے ان کو. آپ یہ لکھا ہے کہ جی کرسچنس کو مار رہے ہیں، وہ کسی بھی مذاہب کو سوائے ہندوؤں کو برداشت نہیں کرتا. یہ مودی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. وہاں پر میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ عام جو ہندو ہے، جو شہری ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ باقی سارے مذاہب کو مار دو. لیکن انتہا پسند جو ہیں اس کی وجہ بتاتا ہوں کیا ہے. دیکھیں نا، ہندوستان کا جو شائننگ کا تھا جی، شائننگ انڈیا، وہ تو مدم پڑتا جا رہا ہے. اس کی وجہ ہے کہ یہ کووڈ کی پالیسیز، ان کی پالیسیز جی کووڈ کو روکنے کی، وہ نہیں ٹھیک رہیں. معاشی طور پر وہاں پر حالات خراب ہوئے. تو اب یہ جو مودی گورنمنٹ جو بی جے پی کی جو پالیسی ہے وہ ہندوتوا کی، وہ جو ان پڑھ جو یا انتہا پسند ہیں، ان کے لیے یہ خوراک بن گئی ہے. اور تو کچھ کر نہیں سکتے. یہ دے دیا کہ دیکھیں جی، ابھی یہاں پر ایک یہ جلسہ ہوا ہے کل پرسوں انڈیا میں، کسی حصے میں دکھا رہے تھے جہاں ایک عورت بھی کھڑی ہوئی تھی، وہ کہتی تھی کہ ایسا کرو کہ سارے مسلمانوں کو مار دو. اب آپ سوچیں کہ 20% تقریباً میرا خیال ہے مسلمان ہیں وہاں پر. کیا چاہتے ہیں کیا، کیوں مار دیں ان کو؟ یہ عرصہ دراز سے بول رہے ہیں، اب انتہا پر آ گئے ہیں. حکومتیں، ہمارے جتنے سفارت خانے ہیں، میں 34 سال سروس میں رہا ہوں، 22 سال مختلف مشن میں رہا ہوں. ہر سفیر پاکستان، یقین کریں، اس کے سب سے پہلے ایجنڈے میں ہوتا ہے کہ کشمیر کا جو مقبوضہ کشمیر میں حالات ہیں، ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں، وہ ہوسٹ گورنمنٹ کو بتائی جائے. اور ہم کرتے ہیں، سب کو ہم کرتے ہیں. کبھی کوئی ہو نہیں سکتا کہ یہ ہمارا ریگولر کام ہے. ہمارا جو سفارت خانہ ہے یو این کے اندر جو ہے، نیو یارک میں بھی اور جو ہے جنیوا میں، دونوں جگہ پر ہم لے کر آتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں. یورپین یونین میں روز ریزولوشن پاس ہوتے ہیں، بالکل، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. کوئی فائدہ نہیں ظلم ہو رہا. سب سے بڑا یہ ہے کہ جب تک آپ دیکھیں، حکومتیں جو ہیں، حکومتیں بائیلیٹرلی، اس میں امریکہ ہے، کینیڈا ہے، یونائیٹڈ کنگڈم ہے، آسٹریلیا، یہ بڑی ملک جو ہیں، روس ہے، یہ جب تک بائیلیٹرلی ان کے ساتھ، مودی گورنمنٹ کے ساتھ آفیشل طریقے سے ٹیک اپ نہیں کریں گے، ان کو کہیں گے کہ جی یہ آپ انتہا پسندی ختم کریں، یہ آپ کے شہری ہیں، ان کے ساتھ ظلم کرنا بند کریں، کیا مقبوضہ کشمیر میں ہیں یا وہ مسلمان وہاں پر ہیں، ابھی تو تب تک نہیں ہوگا. ابھی آپ نے بات کی تھی نا آئین کی، سب سے لینتھی آئین دنیا کا ہندوستان کا ہے. وہ ایک جنہوں نے یہ لکھا تھا وہ بیچارے لو کاسٹ کے تھے وہ، لیکن وہ فرق نہیں پڑا. میں بتا رہا ہوں، یہ کانگریس گورنمنٹ میں تو پھر بھی چلو کوئی ایک جسے کہتے ہیں نا فگ لیف تھا، برداشت ہوتی تھی. اب بالکل اوپن آ گئے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں یہ میریکل ہی ہوگا کہ اگر کوئی حکومت اٹھا کر انڈیا کو بتائے گی کہ آپ کیا کر رہے ہیں. یہ ارشاد صاحب، بی جے پی جو ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور یہ ہیومن رائٹس واچ کہہ رہا ہے
کہ وہ پولیس میں بھی مداخلت کر رہی ہے، عدالتوں میں بھی مداخلت کر رہی ہے، جو خود مختار ادارے ہیں ان میں بھی مداخلت کر رہی ہے، اور بازو مروڑنے کی کوشش کر رہی ہے، ظلم اور بربریت کر رہی ہے. یہ خرم والا جو معاملہ تھا ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کا، یہ بھی ایسا ہی ہے کہ اس کو بھی اٹھا لیا گیا. تو وہ براہ راست ان چیزوں میں مداخلت کر رہی ہے. دیکھیں نا، بی جے پی کا ایک آئیڈیالوجیکل ایجنڈا ہے، ایک کلچرل ایجنڈا ہے، تو اس کے مطابق وہ چل رہی ہے. وہ سارے ہندوستان کو ہندو راشٹریہ میں بدلنے کے، ہندوتوا کے ذہن بنانے میں لگی ہوئی ہے. وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی تو نہیں ہے اس طرح سے، تو اسی ترتیب سے وہ کام کر رہی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ خرم پرویز کے لیے پوری دنیا نے چیخو پکار کی، لیکن انہوں نے اس پہ کوئی نوٹس نہیں لیا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انڈیا جو ہے نا ایک بڑی تیزی کے ساتھ ہندو راشٹریہ میں بدل رہا ہے. فائن باتوں کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں 80% وہ اصل میں ان کا کنسنٹریشن ہے کہ ہم نے جو ہندو ووٹ بینک ہے اس کو کنسنٹریٹ کرنا ہے. ابھی یو پی کا الیکشن ہونے والا ہے، مسلمانوں کے اوپر اور زیادہ مصیبتیں وہ نازل کریں گے. کرسچنز کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے تھے کہ چونکہ یہ ویسٹ کے بڑے الائی ہیں، کلوز ہیں، تو شاید کرسچنز کے ساتھ کوئی رحم کریں گے. ان کے ساتھ ان کا سلوک ہم نے دیکھ لیا. سکھوں کے ساتھ، فارمرز کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ ابھی ریسنٹلی جو سلوک ہوا ہے. مسلمانوں کو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اذان نہیں دے سکتے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ جمعہ نماز تو ظاہر ہے پوری دنیا میں مسلمان جاتے ہیں مساجد میں، اس میں نہیں جا سکتے. سلیبس میں بہت بڑی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں. آلموسٹ سنسکرت کو رواج دیا جا رہا ہے. اردو زبان کے خلاف ایک پورا ہندوستان کے اندر ایک محاذ ہے کہ اس کو ختم کیا جائے. اور یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ابھی اسی نیو یارک ٹائم میں لکھا ہوا تھا کہ جو ان کے فاؤنڈرز ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ کرسچن جو ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، اینیمی ہیں. وہ اس ملک میں ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے جیسے کوئی ہاسٹل میں رہتا ہے، اور ان کو اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا. ان کو کبھی بھی ہم ایک کلاس سٹیزن کے طور پہ نہیں سمجھیں گے. مسلمانوں کے بارے میں بھی ان کا رویہ، تو وہ ایک پوری ایکسکلوسیو قسم کی سوسائٹی بنانے کے لیے ہندوستان کار فرمایا بی جے پی کی. انفارچونیٹلی مودی جو اس کے لیڈر ہیں، آر ایس ایس اس کے لیڈر ہے، امیت شاہ اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، اجیت ڈوبل جو ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں. تو یہ سارا جو آپ دیکھیں 4-5 لوگوں کا جو اوپر ٹولہ بیٹھا ہوا ہے، وہ سارے کے سارے ایک سے بڑھ کے ایک ایکسٹریمسٹ ہیں. اسی نیو یارک ٹائم میں وہ کہتے ہیں کہ جی جب کرسچنز کے اوپر ظلم ہوا بہت ساری جگہوں پہ، تو انہوں نے مودی سے انٹرونشن چاہی، تو مودی نے ان کی بات کو سننا تک گوارا نہیں کیا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جمہوری ملک میں، ایک ایسے ملک میں جس میں الیکٹڈ حکومت ہوتی ہے، وہاں کوئی جو ہے آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو پورے ہندوستان میں ہمیں دیکھیے، ہم ایک تو اس پہ کوئی خوش ہونے کی بھی بات نہیں ہے، ہمیں اس کے اوپر بڑی تشویش بھی ہے، کیونکہ ہندوستان کا رفتہ رفتہ جو قیادت آئی ہے یا جو نئی قیادت وہاں ابھر رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں جیسے یو پی میں آپ دیکھ رہے ہیں یوگی وہاں کے چیف منسٹر ہیں، وہ مودی کے مقابلے میں اور زیادہ ایکسٹریمسٹ اور ہنتا پسند ہے. اور پھر ان سب لوگوں کے جو رابطے ہیں وہ برطانیہ، امریکہ اور یورپ کے جو سفید فام، جو نسل پرست لوگ ہیں اسرائیل کے، ان کے ساتھ ہیں. تو یہ ایک ایسا ماڈل ہے جو گلوبل، تو آپ دیکھیں گے تو یہ اس طرح کی جو تحریکیں ساری جو نسل پرستی کی تحریکیں ایکسکلوسیو ہیں، ڈائیورسٹی پہ بلیو نہیں کرتی کہ جی سارے معاشرے اور مختلف مذاہب اور سیاسی نظریات اور خیالات کے لوگ مل کے بھی رہ سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی جو جمہوریت کی اور کثیر الجہتی جو معاشرے ہوتے ہیں ان کی نفی کرنے والے لوگ ہیں. تو یہ ایک نظریاتی آئیڈیالوجیکل ان کی ڈائمنشن ہے. اس کو وہ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، گلوبل الائنس بنا رہے ہیں. آپ امریکہ میں دیکھیں آر ایس ایس کے، وی ایچ پی کے، دوسرے کی بے پناہ انہوں نے فنڈنگ کی تھی. اس کے اوپر بہت ساری رپورٹس چھپ چکی ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی پوزیشنز کو وہ یوز کیا اور اپنے ملک کے اندر ان اداروں کو فنڈنگ کی جو مسلمانوں کے خلاف ہیٹ سپیچ کرتے ہیں، انہیں مارجنلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کرسچنز کو کرتے ہیں، سکھوں کو کرتے ہیں. جی یہ شاہین صاحب، اپنا شاہد کیانی صاحب، آپ فرمائیے گا کہ تشویش بھی سامنے آتی ہے، مذمت بھی سامنے آتی ہے، لیکن وہی جو عالمی ادارے ہیں یا جو اہم انفلوئنشل ممالک ہیں، وہ عملی طور پر اس حوالے سے آگے نہیں آتے. جب پاکستان کی بات ہوتی ہے تو وہ بات کرتے ہیں کہ یہ بائی لیٹرل معاملہ ہے، لیکن یہ تشویش، مذمت، اس سے آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ آگے کبھی جائے گا یا پھر بھارتی مفادات جو ہیں وہ غالب آئیں گے؟ بالکل آئیں گے جی. اب سب سے بڑا ظلم انڈیا کے اندر، پہلے سن لیں پھر میں آگے جاتا ہوں. جی. جو کانگریس پارٹی، جو اپوزیشن پارٹی، بڑی کمزور ہے، لیڈرشپ اس سے بھی گئی گزری ہے. اور اب جب عوام جو ان کی انڈیا کی ہے، چاہے کچھ بھی کہہ لیں آپ، وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ جس قسم کی جمہوریت ہے، 1947 سے اب تک ریگولر الیکشنز ہوتی ہیں اور پارٹیز جو ہیں وہ الیکشن لڑتی ہیں. وہاں پر اس وقت پاکستان انڈیا کا مقابلہ کر لیں تو
इंडिया के अंदर हमेशा इशू पाकिस्तान का लेकर आते हैं बिला वजह के, कोई वजह नहीं है। कौन सा थ्रेट है उनको? हमारी इलेक्शंस होती हैं, हम कभी भी इंडिया का नाम नहीं लेते, हमारे लोकल इश्यूज होते हैं। दूसरी बात, जो कांग्रेस पार्टी एक कमजोर है, तो अवाम जो वहां पर इंडिया की, उसके पास कोई चॉइस नहीं होती कि इनको ले आए बीजेपी गवर्नमेंट को, अब पार्टी को। अब एक और सबसे बड़ा जुल्म है, आज फर्ज करें 2 साल 3 साल बाद मोदी साहब चले जाते हैं, इनको वो इलेक्शन में हरा देते हैं वो, लेकिन ये जो इतना बड़ा ये जो बीमारी छोड़ के जा रहे हैं हिंदुत्व की, ये अगली हुकूमत के गले में पड़ जाएगी। उनको समझ नहीं आएगी इसको करना क्या, क्योंकि वो अगर देखें एग्री भी नहीं करते, लेकिन जो लोग हैं उनको बता दिया गया, उनके दिमाग में डाल दिया गया कि जी मुसलमान जो हैं वो आपके लिए थ्रेट है। हैरानी की बात है, मुसलमान छुपते फिरते हैं ना, वो कोई अभी जिस तरह हमारे साथी बता रहे थे ना, वो किसी अहमियत की पोस्ट पे बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं है वहां पर। आप अगर ये माजरत के साथ मैं क्या कहूँ, जो भी अगर कोई फिल्मी सितारे भी हैं, उन्होंने भी मुसलमान हैं जो भी हैं, उन्होंने शादियां भी इंडियन से हिंदुओं से की हुई हैं, मजबूरी है उनकी, क्या करें, कहाँ चले जाएं इन हालात के अंदर। फिर अगर आलमी तौर पे चले जाएं तो इंडिया की अपना, अभी मैं एक कॉन्फ्रेंस देख रहा था, वहां उन्होंने बताया कि जी कि अगर 30% जीडीपी जो है ग्रोथ उनकी आ रही जो साल की है, या जीडीपी में चल 30% है, तो इंडिया की 20 है और अमेरिका 12 पे चला गया है। ये मतलब जो अभी जो फोरकास्ट है इकोनॉमीज की, इन हालात के अंदर मुझे बताएं कि कौन सा मुल्क है जो कहेगा जी कि इंडिया से बात नहीं करनी और इंडिया को मजम्मत की जाए और बायलैटरली कहा जाए। फिर चीन का जो ड्रामा दिया है और वो जो बताया हुआ है कि जी चीन यूं कर देगा, मुंह कर देगा, वो हिंदुस्तान को आगे कर रहे हैं। लेकिन आप देख लें, अभी ये जो 1.5 साल पहले लद्दाख के अंदर जो चाइना इंडिया स्टैंड ऑफ हुआ, कितनी बुरी तरह इंडिया को मार पड़ी। ये उनके लिए वेकअप कॉल होनी चाहिए थी, भाई आप चीन के साथ नहीं खड़े हो सकते। लेकिन बड़ी कुव्वतें अमेरिका है और वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो इतने खाइफ हैं चीन से कि वो उन्होंने इसको आगे कर दिया है। भाई पूछो भाई, ये उस तरह जिस तरह किसी बच्चे ने सुबह इम्तिहान है और उसने तैयारी नहीं की हुई, भाई ये कैसे उनका मुकाबला करेगा? तो ये सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से मैं फिर दोहराऊंगा कि जब तक आप बायलैटरली इस इनके मुल्क को इनके साथ बात नहीं करेंगे और हेड ऑफ स्टेट नहीं करेंगे, उनके फॉरेन मिनिस्टर रेगुलरली उनको नहीं समझाएंगे कि भाई आप जो ये कर रहे हैं, आप ये एक नफरत फैला रहे हैं अपने ही अवाम को। देखें ना, मुसलमानों करेंगे तो जो मुसलमान सारी दुनिया के अंदर बैठे हुए हैं, आपके ख्याल है कि उनको अच्छा लगेगा ये? आप अजान ना दें, आप ये नमाज ना पढ़ें, तो पूछो आप इससे क्या खाइफ है भाई? कौन से हिंदू हैं जो मुसलमान हो रहे हैं भाई? तो इतनी बड़ी आबादी हिंदुस्तान हिंदुओं की है, सिर्फ वही वजह है क्योंकि दूसरी पॉलिसीज नाकाम हो चुकी हैं इंडिया के अंदर, अब इनको हवा दी जा रही है। और क्योंकि आम आदमी तो मजहब सबसे बड़ा कि आपको गलत रास्ते में ले जा सकता है। अगर आप उनको कहें कि जी ये तो जो दूसरे मुसलमान है या आपके खतरा है, उर्दू जबान सारी हिंदुस्तान की जो फिल्म है वो है ही उर्दू में, हिंदी में नहीं। हिंदी कौन समझता है? गाने आपके इंडियन में हैं, डांस देख लें सारे वो उर्दू जुबान के अंदर है। तो ये अजीब व गरीब तमाशा है। ठीक ठीक। ये इरशाद साहब, आप जिस तरफ इशारा कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि वो कह रहे थे कि आप तो किसी को आपने किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले को रहना ही नहीं है, ये इसी की सपोर्ट में मैं आपको एक ट्वीट दिखाने जा रहा हूँ। ये इमरान खान है, टाइम्स नाउ के लिए काम करते हैं, इंडिया से ताल्लुक़ है, इनका जर्नलिस्ट है। उन्होंने बेंगलुरु से ताल्लुक़ रखने वाले एक मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हैं बीजेपी के, उनकी एक तकरीर ट्वीट की है और वो उस तकरीर में कह रहे हैं कि ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर हिंदूज इज़ reconvert all those who left the Hindu faith, that includes Muslims of Pakistan, and yearly targets should be given to mosques and temples to do this job, says BJP South MP Tejasvi Surya। और ये वहाँ पे तकरीर उनकी बड़ी वायरल चल रही है, यानी इस हद तक ये लोग जा चुके हैं। एग्जैक्टली ये तो इनकी स्टेट पॉलिसी है। देखिए स्टेट पॉलिसी में 2-3 चीज़ें आती हैं इनकी। एक तो इन्होंने, आपने सुना होगा कि बहुत पहले एक कैंपेन शुरू की थी घर वापसी की। वो बेसिकली ये था कि हमने मुसलमानों को और दूसरे जितने भी लोग हिंदुस्तान में रहते हैं जो नॉन हिंदू हैं उनको कन्वर्ट करना है। अब वहाँ एक कन्वर्जन का एक नेहरू साहब के ज़माने से एक फ्री था कि आप कोई भी मज़हब अख्तियार कर सकते थे, क्योंकि सेकुलर मुल्क में, जमहूरी मुल्क में इस तरह की आज़ादियाँ होती हैं। लेकिन अब कोई 15-28 में से 15 के करीब रियासतें ऐसी हैं जिन्होंने ये कानून बना दिया कि कोई कन्वर्जन नहीं हो सकती है, ला बन गया। अगर जो कोई कन्वर्ट होना चाहता है, कोई मसलन दूसरा मज़हब अख्तियार करना चाहता है, तो उसको पहले
गवर्नमेंट से इजाज़त लेना पड़ती है। क्रिश्चियंस के बारे में अब ये सबसे ज़्यादा जो इल्ज़ाम उनके ऊपर ये है कि इनके मिशनरी जो हैं वो लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं, उनको ईसाई बना रहे हैं, लिहाजा उनके ऊपर काफ़ी अताब जिसका आप जिक्र कर रहे थे वो सारा अताब इसी वजह से आया हुआ है कि ये कन्वर्ट कर रहे हैं, इनको कन्वर्ट नहीं करने देना। मुसलमानों के ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि भाई ये जो है टेररिस्ट हैं, एंटी इंडिया हैं, नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा हैं, पाकिस्तान के साथ ये जो है इनका तालमेल है, और ये इन चीज़ों को बुनियाद बना के असल में उनका जो नेशनल सिक्योरिटी या जो नैरेटिव बना हुआ है वो ये है। इसी के बेस पे, इसी नैरेटिव के बेस पे वो पाकिस्तान को टारगेट करते हैं, इसी बेस पे ऊपर वो कश्मीर को टारगेट करते हैं। मसलन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, 5 अगस्त को जब कश्मीर में इन्होंने रिवोक कर दिया आर्टिकल 370 और 35A, तो उसके बाद वाशिंगटन पोस्ट ने ये बात लिखी कि भाई ये जो इक़दाम है ये कोई पॉलिटिकल इक़दाम नहीं है, ये दरअसल हिंदुत्व की फतह है इस्लाम के ऊपर। तो ये मैं जो बात कर रहा था कि ना, ये लार्जर आइडियोलॉजिकल और रिलीजियस कॉन्टेस्ट में इन चीज़ों को देख के पॉलिसीज़ बना रहे हैं। आज के ज़माने में जो मुल्क भी इतना नैरो बुनियादों पे और इतना कदीम सोच की बुनियाद पे जब पॉलिसियाँ बनाएगा तो उसका अंजाम बड़ा ख़तरनाक होगा। मैं इस तरफ भी ये इशारा करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान हमारे पड़ोस में 1 अरब 30 लाख का मुल्क है, और अगर उसमें इतना ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म फैल जाएगा, वो दुनिया भर के जो है नस्ल परस्त लोगों के साथ उसका अलायंस होगा, इजराइल के साथ उसके गहरे ताल्लुकात हैं, तो ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया और पूरे खित्ते के लिए, इस पूरे खित्ते के लिए बहुत ख़तरे का, इसकी सलामती के लिए, इसकी मैशत के लिए, क्योंकि फिर ये यहाँ रुकेगा नहीं। अभी उसने कश्मीर में ये किया, वो यहाँ रुकने वाला नहीं, उसने नेक्स्ट कदम लेने, जैसे आप कह रहे थे कि जी हमने अभी आप पढ़ के मुझे ट्वीट बता रहे थे कि जी हमने पाकिस्तान के लोगों भी कन्वर्ट करना, तो ये एक्चुअली उनकी पूरी हिंदू मैथोलॉजी जो पुरानी है उसकी एक सोच इसका भी मतलब है फिर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस वक्त जो एक सेट कर दिया था कश्मीर के हवाले से वो मौक़िफ़, वो एक दुरुस्त मौक़िफ़ था, क्योंकि उस वक्त भी वो शेख अब्दुल्ला को कहते थे कि आप बाद में जाकर पछताएंगे, और वही कुछ हो रहा है आज कि वो पछता रहे हैं। आपने बड़े ही अच्छा इशारा किया। मैं कोट करना चाहता हूँ कायदे आज़म को। शेख अब्दुल्ला साहब ने अपनी किताब में ख़ुद लिखा, कहते हैं मैं आखिरी बार जब कायदे आज़म से मिला तो मैंने, वो उनकी तारीफ़ भी करते हैं कि मैंने जितना टाइम अपने दलाइल और इस्तदलाल पेश किया तो उन्होंने खामोशी से और आराम से सुकून से मेरी बात को सुना। सुनने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने बाल जो है धूप में नहीं सफ़ेद किए, और मैंने सारी ज़िंदगी कांग्रेस के साथ और इन लोगों के साथ काम किया। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। 1-2 बातें मैं और बताना चाहता हूँ। 5 अगस्त के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कायदे आज़म ठीक कहते थे। फारूक अब्दुल्ला शेख अब्दुल्ला के बेटे मणिशंकर आयर को आप जानते होंगे, ये बहुत बड़े हिंदुस्तान के मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं और कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। उन्होंने कहा कि कायदे आज़म के नज़रिया वेंडिकेट हो गया, 2 नेशन थ्योरी आज वेंडिकेट हो गया। तो हमें जो कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है, कायदे आज़म ने शायद इसको 1940 और 42 और 45 47 में देख लिया था, हम लोग अब देख रहे हैं। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत रहता था कि कांग्रेस का समय एक फेस बड़ा डिफरेंट फेस था और फेस है भी, तो उससे आपको अंदाज़ा नहीं होता कि हिंदुस्तान क्या चीज़ है। अब जाके आपको पता चलता है कि इंडिया और इंडिया का माइंड सेट क्या है, उसकी लीडरशिप कैसे काम कर रही है। जैसे न्यूयॉर्क टाइम में ये कहता है कि क्लर्क भी, वकील भी उन्होंने रखे हुए हैं जो झूठी लेडिकेशंस करते हैं क्रिश्चियंस के, जी इन्होंने ये कन्वर्जन कर रहे हैं और उनको जेलों में पादरी, आप मुझे बताएं, इस हद तक वो आगे चले गए हैं कि उन्होंने अपने महकमों में लोग रखे हुए हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं, ये जो जुल्म और बर्बरियत है इसका हिस्सा बन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद महमूद साहब आपका, शाहिद कियानी साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बहुत शुक्रिया। तशवीश और मजम्मतों से काम नहीं बनेगा। आलमी बरादरी को भारत जो कुछ कर रहा है अक़लियतों के साथ और मकबूजा कश्मीर के अंदर जो इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन लेना होगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।